नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ वो क्षण जब महाराष्ट्र में शिवसेना जब टूट गई थी, एक नाथ शिंदे 2/3 एमएलएस को लेकर, और उन्होंने एक अपनी शिवसेना बना ली थी। ये मॉडल उस समय महाराष्ट्र में कितना कारगर हुआ था, ये सबने देखा। कैसे एमएलएस कहाँ पर पहुंचे, वो सारा जो पॉलिटिक्स उसके पीछे हुई थी, यहां तक कि वो पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचा। लेकिन कभी आपने सोचा कि एक ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी पावर में है, बीजेपी फिर भी नहीं रुकती है और बीजेपी ऑपोजिशन को तोड़ती है। मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी को इस तरीके से अलग थलग कर दिया है। और ये अलग थलग करने का जो पूरा खेल है, ये साधारण नहीं है। 80 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के थे, जिनमें से 58 एमएलए, अब ये बताया जा रहा है, जो अभी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से 58 एमएलए तृणमूल के, वो 2/3 बहुमत के साथ उन्होंने एक अपना फैक्शन बना लिया है। और जो 38 हरीशचंद्र स्ट्रीट, जो कि एक पॉलिटिकल हब माना जाता था क्योंकि ममता बनर्जी का वो पावर सेंटर था, आज उस एड्रेस पे किसी को ये नहीं पता कि कोई क्या करेगा। और जो लीडर, जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्होंने भी एक ऑफिशियल रिकग्निशन जो ब्रेकअवे फ्रैक्शन है तृणमूल कांग्रेस का ऋतव्रत के साथ, उनको दे दिया है। यहां तक कि विधानसभा सेक्रेटेरिएट में जो चाबियां हैं वो तक उनके फैक्शन को दे दी गई हैं। अब ये मामूली बात नहीं है, स्पीकर का काम नहीं है, लेकिन फिर भी स्पीकर ये कर रहा है। आज तृणमूल कांग्रेस किस हालत में है, और खासकर ममता बनर्जी की मैं बात करूंगी कि ये जो दो धड़ा इस समय तृणमूल कांग्रेस का बन गया है, ये तृणमूल के बारे में क्या कहता है, और एक जनरल राजनीति के बारे में आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पश्चिम बंगाल की वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर शिखा मुखर्जी हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आई, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया उसका। और मेरा पहला सवाल मैम आपसे यही है कि तृणमूल की जो ये हालत हुई है, 80 में से अगर 58 एमएलए ब्रेकअवे करके उन्होंने अपना फैक्शन बना लिया, जिसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन स्पीकर ने दे दिया, तो क्या कहेंगे आज ममता बनर्जी की क्या हालत है? देखिए, ये जिस जिस स्पीड से, जिस जल्दी से ये हुआ, पिछले 10 दिन में यही हुआ है। लेकिन ये जो स्पीड है, इसका इसमें लगता है कुछ पहले से ही एक शायद प्लान वैन बन चुका था कि इस तरह से किया जा सकता है। और ये है ऑपरेशन, उसका नाम उन्होंने दिया है ऑपरेशन क्राउन प्रिंस। यानी कि जो युवराज हैं, यानी कि अभिषेक बैनर्जी, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ है। इसका इसका एक क्या कहते हैं, मुखौटा बना के उन्होंने जो तोड़ फोड़ की राजनीति करनी है वो उन्होंने किया है। इश्यू इज लाइक दिस कि तृणमूल को उन्होंने तोड़ा है। और तृणमूल को तोड़ने का यही मतलब है कि तृणमूल और ममता बनर्जी को बिल्कुल ही ह्यूमिलिएट करके उनको उनको बिल्कुल इरेलेवेंट, जिस हद तक वो कर सके, ममता बनर्जी को बिल्कुल कमजोर और इरेलेवेंट पश्चिम बंगाल की राजनीति में करने की कोशिश है ये। लेकिन जो अजीब बात है, दो चीजें। एक तो बीजेपी, इस पूरे खेल में बीजेपी को कहीं नजर नहीं आया। बीजेपी के लोग सिर्फ एक दिन एक विधायक ने विधानसभा के बाहर उन्होंने एक कमेंट कर दिया था कि टूटने टूटने वाला है और ये पार्टी खत्म होने वाली। वो एक पुराने कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने जो ममता बनर्जी के दल में आए और फिर अब भाजपा में चले गए, मंत्री भी बन गए, तापुश में। ये एक कमेंट था। अगर हम बीजेपी की रिएक्शंस देखें, बीजेपी लगातार बोले जा रही है कि हम तृणमूल से किसी को नहीं लेंगे। यानी कि वो बिल्कुल महाराष्ट्र मॉडल आपने जिसका जिक्र किया कि एक 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 जगह रख के, एक डिस्टेंस मेंटेन करके, वो एक दूरी मेंटेन करके उन्होंने एक विरोधी पक्ष को बनवा लिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अब विरोधी भी है जो, वो भी बीजेपी के साथ है।
और बीजेपी का खुद 2/3 बहुमत है। तो यहाँ पे नहीं, तो अब इसका मतलब विरोधी, ये हो गया शिखा जी कि प्रैक्टिकली अब पश्चिम बंगाल में ऑपोजिशन है ही नहीं, बिल्कुल जैसे हमने गुजरात में देखा कि लोग ऑपोजिशन में हैं लेकिन ऑपोजिशन में नहीं है। ये तो पूरा गुजरात गुजरात मॉडल हो गया बिल्कुल एक तरीके से पश्चिम अब बंगाल में। ये एक अजीब सा चेंज हो रहा है, एक तरह से एक डायरेक्शन में एक मूवमेंट हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। आप वो महाराष्ट्र देखें, आप वो गुजरात देखें, आप हरियाणा देखें, आप जहां भी देखें, जहां पे ऑपोजिशन करीब करीब इरेलेवेंट बन रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। अब पश्चिम बंगाल की विधानसभा की बात कर लीजिए, 80 सीट तृणमूल को मिले। ये जो जो बंटवारा हुआ पार्टी का, इन्होंने ये नाम तक भी नहीं बदला। उन्होंने कहा कि हम तृणमूल लेजिस्लेचर पार्टी है, यानी कि नाम तक भी उन्होंने नहीं बदला। तृणमूल की आइडेंटिटी से ही वो विरोधी पक्ष में बैठे हैं। बाकी रहे 20, बाकी 20 अब क्या करेंगे, कैसे कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब अब नहीं आज लेकिन से वो ये चर्चा चलेगी। और बिल्कुल। फिर यहाँ पे एक सीपीएम के नेता हैं, विधायक हैं, 2 कांग्रेस के विधायक हैं और एक आईएसएफ के विधायक हैं। यही रह गया, यानी कि 23-24 लोग कुल मिला के विरोधी पक्ष में बैठे हैं बस। लेकिन उनका क्या हुआ? वो जो मुस्लिम एमएलएज थे, 34 मुस्लिम एमएलएज भी हैं तृणमूल के, वो कहाँ गए? क्या वो ऋतव्रत के साथ उन्होंने ब्रेकअवे फैक्शन का वो हिस्सा बन गए? कुछ कुछ लोग ऋतव्रत के साथ चले गए हैं। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन गए। यानी कि ऋतव्रत तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गया है, राइट। ऋतव्रत फर्स्ट टाइम एमएलए, फर्स्ट टाइम, ये पहली बार उसने विधायक की पद जीती है। फर्स्ट टाइम एमएलए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गया है, वही पार्टी का लीडर है। और उसके साथ और 4 जन हैं, उनमें से सबीना यास्मीन, अखरुज जमान, जावेद खान, 3 मुस्लिम फेसेस हैं। शिवली शाह और संदीपन शाह, ये 2 हिंदू फेसेस हैं। यानी कि एक परफेक्ट बैलेंस, 3 मुसलमान, 3 हिंदू। नहीं, लेकिन ये अब जो मुस्लिम एमएलएज हैं मैम, क्या इनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इफ दे बिकम पार्ट ऑफ द ब्रेकअवे फैक्शन, और वो ब्रेकअवे फैक्शन पूरा हैज बीन इंजीनियर्ड बाय बीजेपी, तो इन मुस्लिम एमएलएज को नहीं समझ में आ रहा कि इनके साथ क्या हो सकता है? आज उन्होंने ममता बनर्जी का साथ आराम से छोड़ दिया, और उनको क्या लालच दी गई आखिर? उनको क्या क्या देखिए ल्योरेट किया देखिए, गया? सबसे अट्रैक्शन बड़ी बात ये। अट्रैक्शन क्या है। हम्म। अब भाजपा सामने तो है नहीं, तो इसलिए ये कहा भी नहीं जा सकता है कि भाजपा ने इंजीनियर किया, क्योंकि भाजपा है नहीं, ये तो बहुत केयरफुली, मैम, ये बहुत तो हमारे, नहीं नहीं मैम, लाइक व्हेन वी एज जर्नलिस्ट आर एनालाइजिंग दिस, तो ये हमारे लिए है कि हमें सामने से नहीं दिख रहा है कि भाजपा ने नहीं किया, लेकिन उन लोगों को तो ये पता है कि ये इंजीनियर किसने किया है। बीजेपी ने किया है, साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरी टीएमसी आज बीजेपी की वजह से टूटी है। तो आज क्या अपना कॉन्शियंस की जो कॉन्शियंस कॉल होती है, क्या उसको भी जो तृणमूल के एमएलएज हैं वो नहीं सुन रहे? एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दीज मुस्लिम एमएलएज बिकॉज देयर हाँ एटीट्यूड हाँ, इज हाईली सरप्राइजिंग। मैं उनकी बात बता रही हूँ। देखिए, ये जो डिस्टेंस किया है ना, जो डिस्टेंस बनवाया है आर्टिफिशियली, बिल्कुल डिफेक्शन नहीं लिया, डिफेक्शन नहीं करवाया, क्योंकि डिफेक्शन करते करते वो पार्टी का चेहरा बदल जा रहा है। उसमें बीजेपी की इंटरनल टेंशन्स हैं, नए लोग और पुराने लोगों में एक 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 कंपटीशन भी है, एक राइवलरी भी है, एक टेंशन भी है। वो सब जगह पे आप देख लें कि जिन्होंने वो डिफेक्ट करके उन्होंने लिया है, उनमें नया और पुराने में एक टेंशन है। तो बीजेपी उस मॉडल पे नहीं जा रही है। पोस्ट महाराष्ट्र, जहां पे इतने लोग निकल गए, 2/3 लोग
फ्रॉम एनसीपी एंड फ्रॉम शिवसेना निकल गए, तो उन्होंने अलग अलग दो पार्टीज बनवा ली, राइट। वहां पे बीजेपी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, क्यों दिखता था, क्योंकि वहां पे एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात थी, एक सरकार बनाने की एक एक इश्यू थी। यहाँ पे वो सब तो नहीं है, 2/3 बीजेपी के पास है, लेकिन वो ऑपोजिशन मुक्त विधानसभा में का एक मॉडल बनवा रहे हैं, यानी कि वन पार्टी राज, यानी कि जो होगा वो बीजेपी का समर्थक होगा, बीजेपी के साथ काम करेगा। आप ऋतुव्रत बैनर्जी की अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन मुद्दे के ऊपर हम समर्थन देंगे, हम हर चीज को सोच समझ के हम अपना विधानसभा में अपना निर्णय लेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि एक ऑपोजिशन जो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही अकोमोडेटिंग, ऑपोजिशन के बगैर वो बहुत अकोमोडेटिंग बन रहे हैं कि, और ये मीटिंग्स में जा रहे हैं लोग। अगर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री मीटिंग्स बुला रहे हैं, और ये पहली बार हमने बीजेपी को इस तरह से देखा है कि वो हर मीटिंग में पहुंच कि तृणमूल के जो विधायक हैं, विरोधी और ममता के साथ दोनों ही। नहीं, लेकिन ये जो पूरा केस है मैम, आपको नहीं लग रहा कि दे विल हैव टू फाइट फॉर द पार्टी सिंबल? अब पार्टी ऑफ सिंबल कौन कोर्स दे क्लेम विल हैव करेगा? टू फाइट फॉर द पार्टी सिंबल, क्योंकि कौन असली तृणमूल है वो हाँ, तो एक इश्यू बन ही रहा है। क्योंकि अगर ये दावा करते हैं कि हम तृणमूल हैं, और उन्होंने वो चिट्ठी जो स्पीकर को दिया है वो तो तृणमूल के हिसाब से दिया है, और बाकी जो रह गए वो फिर तो कौन है? स्पीकर का एक्सेप्ट कर लेना उस ब्रेकअवे फैक्शन को, व्हाट डज इट शो अबाउट द बाउंड्रीज which द स्पीकर्स डोंट फॉलो? आज आज क्या संदेश जा रहा है? अब क्या इसी देखिए तरीके की आज, पॉलिटिक्स होने वाली है? ये जो बंगाल मॉडल है मैम, इज दिस नॉट वेरी स्कैरी फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स? कि बहुत यस, आसानी से आप ब्रूट मेजोरिटी ले आइए, यू हैव एन एसआईआर, you have an NRC, you have a census, you have the entire administrative machinery by your side, and then what can you do? You can just break away the opposition party into two halves, और उसके बाद आप ऑपोजिशन मुक्त भारत कर दो। ये तो मोदी जी यही चाहते थे, वही हो रहा है। हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये इस वक्त जो बन रहा है कि ऑपोजिशन ऑपोजिशन 23 लोगों में सीमित रह गया है। 294 के एग्जैक्टली। 294 सीट्स, वहां पे 23 लोग ऑपोजिशन में बैठ गए, क्योंकि बाकी तो विरोधी जो हैं उनकी आप भाषा देख लीजिए, उनकी जो स्टेटमेंट्स सुन लीजिए, उसमें से तो साफ साफ जाहिर है कि ये बहुत ही कोऑपरेटिव ऑपोजिशन बन गया है। ये एक टोकन ऑपोजिशन बन चुका है बीजेपी का एक एनडीए। आप समझ लीजिए कि ये एक एनडीए विधानसभा चल रहा है, क्योंकि इतना इतना भाईचारा दो ऑपोजिशन और समता पार्टी के लिए इतना भाईचारा नहीं होता है। फिर ये ऑपोजिशन का जो आइडेंटिटी है वो बदल जाता है। तो ये है एक ऑपोजिशन को संभालने का, ऑपोजिशन को अपने कब्जे में लाने का, ऑपोजिशन को एक प्रतीक के हिसाब से विधानसभा में बिल्कुल बिल्कुल। रखने का, ये एक इंतजाम, एक मॉडल, एक तरीका बन रहा है। पश्चिम बंगाल में यही हमने देखा है। बिल्कुल। नहीं, और ये जो लेकिन आप मुसलमान एमएलए की बात कर रहे थे, वो क्यों न जाए? दो कारण हैं। एक कि ऑपोजिशन में रहते हुए भी वो क्षमता के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही कोऑपरेटिव है ये रिलेशनशिप। और इससे जितना जितना जो भी वो कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, बट बेसिकली अपना अपना जो अपना जो काम है उसको वो प्रोटेक्ट करने में
दे विल बी सक्सेसफुल। जावेद खान को देख लीजिए, सबीना यास्मीन को देख लीजिए, लेकिन आपको अकुल लगता है हमारा। मैम कि ये जो बंगाल मॉडल है, देखिए महाराष्ट्र का केस डिफरेंट था, वहां पर बीजेपी वाज नॉट इन पावर, वहां पर दैट्स राइट। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी वाज इन पावर, एंड दैट्स व्हेन दे इंजीनियर दिस काइंड ऑफ या टूट फूट And इन द then पार्टी। there were all these splits and all these एग्जैक्टली, tensions between Ajit Pawar and Sharad एग्जैक्टली। Pawar, between Eknath Shinde and Uddhav. लेकिन ये जो There was बंगाल, nothing like that जो here. ये बंगाल मॉडल है, जो बंगाल पैटर्न है ऑफ ब्रेकिंग द ऑपोजिशन पार्टी, अब इसको यूनिवर्सलाइज होने का डर नहीं है पूरे देश में। ये यूनिवर्सलाइज हो सकता है आराम से, कहीं भी किसी भी आराम से ऑपोजिशन हो स्टेट। सकता है, आराम से हो सकता है। और कुछ हद तक आप देख लीजिए, अगर आप जहां पे भी आप देखेंगे कि ऑपोजिशन इज वीक, वहां वहां पे ही आप देखेंगे कि ऑपोजिशन बहुत ही कोऑपरेटिव है, लड़ाकू नहीं है, लड़ती नहीं, इवन विधानसभा के अंदर। आप अगर देखें कि किस तरह से लोकसभा में नॉट वंस बट ऑन मेनी ओकेजन्स ऑपोजिशन ऑपोजिशन को ऑपोजिशन को अलग रख के बाकी काम हो गया है। आर्टिकल 370 जिस तरह से पास किया गया, जिस तरह से जिस तरह से भारतीय न्याय संहिता हुआ, जिस तरह से लेबर कोड्स पास किए गए, तो ये जो एक तरीका बन गया है कि ऑपोजिशन को आप बिल्कुल कमजोर और एक प्रतीक के हिसाब से रख देते हैं। यानी कि दुनिया को आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, यानी कि गणतंत्र हमारा यहाँ है, ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन इलेक्शंस में लड़ती है, जीतती है, हारती है, जो भी हो। लेकिन अंत में जो बनता है कि ब्रूट मेजॉरिटी, और ब्रूट मेजॉरिटी के साथ साथ एक बहुत ही अकोमोडेटिंग कंप्लायंट ऑपोजिशन, यानी कि पूरा ही एनडीए सरकार के हिसाब से चल रहा है। आई वॉन्ट टू कम टू द ममता बनर्जी फैक्टर मैम। ममता बनर्जी की आज हालत क्या है? आई एम श्योर वो कोर्ट जाएंगी और अपने पार्टी के सिंबल को क्लेम भी करेंगी, लेकिन आज ममता बनर्जी की हालत क्या है? आज उद्धव ठाकरे आप देख लीजिए, आप शरद पवार की हालत देख लीजिए, ये सारे वो लोग हैं जिनकी पार्टियों को तोड़ा फोड़ा गया, और अब ममता बनर्जी का एग्जाम्पल सामने है। ममता बनर्जी की इस समय हालत आप कैसे देखती हैं? देखिए, ममता बनर्जी की हालत जो है वो किसी हद तक मायावती से मिलती है, यानी कि बहुत बड़ी नेता थी। और आप आज मायावती की देखिए, मायावती ऐसी नेता थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री भी हो सकती है, इंडिया फर्स्ट दलित प्राइम मिनिस्टर। तो आज आप मायावती को देख लीजिए, वो कहाँ है? कहीं नहीं। वो बैरली उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ 12-13 सीट लेके वो टिकी हुई है। ममता बनर्जी की हालत बहुत सिमिलर है। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड हो जा रही है। ना वो कांग्रेस के साथ टिक सकती हैं, ना वो लेफ्ट के साथ टिक सकती हैं, और भाजपा तो उनकी विरुद्ध उनका ही बर्बाद कर लगता है कि रही है। ममता बनर्जी भी, जैसे मायावती ने अपना बैकरूम अरेंजमेंट बीजेपी के साथ कर लिया, ये तो सबको पता है ये चीज, कि उनका बैक चैनल अरेंजमेंट्स उन्होंने बीजेपी के साथ कर रखे हैं। क्या ममता बनर्जी उस पद पर चल पाएंगी? और अगर हम आज उनका कंपैरिजन मायावती से करते हैं, तो जो मायावती ने जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, क्या उस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस ममता बनर्जी कर पाएंगी बीजेपी के साथ? अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एट स्टेक इज एग्जैक्टली द सेम इश्यू, करप्शन हाँ। इन हाई प्लेसेस। बीजेपी ने मायावती को घेर दिया था करप्शन चार्जेस पे, और उनके उनके खिलाफ काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, जिसमें उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो बिल्कुल बर्बाद होने की एक एक सिचुएशन बन रही थी। तो उसमें से मायावती जी ने अपना अपना करियर तो बना लिया है, यानी कि शी स्टिल रिमेन्स अ लीडर। लेकिन ममता बनर्जी की इस वक्त जो हालत है, वो अभिषेक
कि जो अभिषेक पे सब एंटायर फोकस इज ऑन अभिषेक। और ये पहले से ही था, ममता बनर्जी को पता भी था। इसीलिए पश्चिम बंगाल में बहुत चर्चा होती थी कि सेटिंग है। ये सेटिंग एक एक शब्द हमारे यहाँ ही बहुत यूज होता था। सेटिंग का मतलब ये है कि ममता बनर्जी मोदी जी के साथ सेटिंग कर रही हैं कि अभिषेक को आप कुछ मत कीजिए। तो इसलिए जितना जो उनका जो राजनीति है, जो जितना जो पॉलिटिक्स है, वो उसी नजरिए से वाम वाम दल और कुछ हद तक कांग्रेस भी इस तरह से इसको देखती थी। आज के दिन ममता बनर्जी के लिए अभिषेक बनर्जी के पे जिस तरह से ईडी सीआईडी यानी कि राज्य पुलिस और ईडी एक्सेट्रा जिस तरह से उसको उसको फोकस कर रही है, उस पे रेड्स चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उन पे प्रेशर डाला जा रहा है। तो ममता बनर्जी इसको किस तरह से हैंडल करेंगी, ये एक देखने वाली बात है। और भी बात है कि लेकिन अगर आज इफ यू लुक एट द आज के दिन एटलीस्ट मोर देन अ डजन तृणमूल काउंसिलर्स एंड अदर्स, मिनिस्टर्स, एक्स एमएलए, इनको उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये जो राष्ट्र क्षमता है, उसको इस्तेमाल करके बहुत हद तक तृणमूल को एक कॉर्नर करने की कोशिश कर लेकिन एक चीज हो और रही। शिखा मैम मेरे दिमाग में आ रही है कि बीजेपी को ये पता था कि अगर वो ममता बनर्जी को अरेस्ट करती है, दिस जस्ट एन अजम्पशन कि अगर मान लीजिए एक ऐसा सिनारियो आता जहां पर बीजेपी ममता बनर्जी को अरेस्ट करती, तो अरेस्टिंग अ वुमन लीडर, अ फाइटर लाइक ममता बनर्जी वुड हैव वंस अगेन इवोक लॉट ऑफ सिंपैथी अमंगस्ट द पीपल ऑफ बंगाल। तो शायद ये चीज ना करके ममता को पॉलिटिकली बिल्कुल डिसार्म कर दिया। आई डोंट नो व्हाट्स अ हिंदी बिल्कुल वर्ड फॉर दैट, कि पॉलिटिकली उनको खत्म कर दिया। लो, अब तुम्हें अरेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, यू आर अ कंप्लीटली आइसोलेटेड पर्सन, नाउ यू आर फ्री हाँ, टू व्हाटएवर यू वांट। सो शी हैज नथिंग दैट्स इन राइट। हैंड। दैट्स एग्जैक्टली व्हेन आई सेड आइसोलेटेड, उनको बिल्कुल अलग कर दिया। तो इसका मतलब यही होता है कि उसके आसपास और कोई रहे नहीं। फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, दो चार ऐसे लोग और हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी की टारगेट विधानसभा है या लोकसभा है, यानी कि पार्लियामेंट है, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला के, क्योंकि वहां पे तृणमूल थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। उनके पास बहुत सारे एमएलए एमपीज हैं, और ये एमपीज को बीजेपी की बहुत जरूरत है, सपोर्ट उनकी बहुत जरूरत है। आप देख लीजिए जिस तरह से तो वो आपको लग रहा है कि अब इलेक्ट जो हालत एमएलएस की किया है, अब वही हालत उनके लोकसभा एमपीज की भी हो जाएगी? कुछ हद तक हो सकती है, क्योंकि सबके पहले खिलाफ तो कुछ ना कुछ इंक्वायरी चली रही है, महुआ मोइत्रा, सबके खिलाफ कुछ ना कुछ है, और वो मैटर मटेरियल निकाल लेंगे। महुआ मोइत्रा, शौकत रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय सबके नाम से है, कोई चिंता नहीं है। उस बारे में हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज जो विरोधी जो जो हमने ये जो रिबेलियन हमने देखा, जो म्यूटिनी हमने देखा तृणमूल के अंदर, शुरू किया था लेकिन काकोली घोष दस्तीदार ने, जो एमपी हैं, बहुत बिल्कुल। वरिष्ठ एमपी हैं पार्टी की, उन्होंने ही शुरू किया था कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये अभिषेक के बारे में उन्होंने बहुत कुछ आरोप लगाए थे। तो अगर हम उसको देखें तो लोकसभा में ऑलरेडी एक किस्म का एक एक डिवीजन या एक स्प्लिट विद इन द कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस रैंक्स शायद बन चुका है या बनेगा। ये तो हम मानसून सेशन जब होगा तब देखेंगे क्या होता है। लेकिन लगता तो है कि इसकी तैयारी अभी से हो गई। बिल्कुल। 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 चलिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मुझे ऐसा लगता है कि बस एक अंतिम कमेंट की इसमें, इसका जो ये बंगाल पैटर्न है, इसका जो एक जनरल इम्पैक्ट है ऑन ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स, वो आप किस तरह से देखती है मैम?
हमने तो बात शुरू से ही आपसे कह दिया, ये है एक ऑपोजिशन को एक पालतू कुछ बना के रखना, यानी कि ऑपोजिशन नाम के वास्ते है, प्रतीक के हिसाब से है, डेमोक्रेसी के नाम से वो एक बन चुका है, ऑपोजिशन लेकिन को ये पालतू बहुत। बनाओ और दुनिया के सामने क्लेम करो कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जी जी, सही बात है, बिल्कुल। चलिए, तो अब देश की जनता ही समझ जाए कि क्या हो रहा है देश में। और जब तक हम लोग बोलते रहेंगे तो हमें ये बोला जाएगा कि आप एंटी नेशनल हैं, आप पाकिस्तानी हैं। लेकिन अब जनता ही खुद समझेगी। मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ जनता पे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज द पीपल डिजर्व द गवर्नमेंट फॉर whom they have voted. So now let the people only face. नीलू, जी जी मैम। एक ही सवाल है, जहां जिस देश में एक कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, वो भी ऑन सोशल मीडिया, और फिर उसका 15 मिलियन फॉलोअर्स बन जाते हैं, और उसी बेचारा जब देश में वापस आ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाएगा, ये होगा वो होगा। तो इस देश में बहुत कुछ होता है, बिल्कुल देखना पड़ेगा कि असल में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आज। थैंक यू नीलू, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।